नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम कोविड-19 के संकट काल में आपसे बातचीत करने, विचार विमर्श करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ फिर एक बार हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य की चर्चा को करने के लिए हमारे साथ दो चिकित्सक मौजूद हैं, डॉक्टर वंदना जी और डॉक्टर रंजीता जी। साथ ही साथ स्त्री मन की अनुभूति को लगातार प्रस्तुत करने वाली, लगातार हमारे इस विमर्श में महिलाओं को, युवा युवतियों को जोड़ करके उनके मन की बातों से हमको और समाज को, जनपक्ष को अवगत कराने का एक अच्छा काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ से स्नेहलता सिंह, हेमा सिंह जी मौजूद हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारे बीच में, चूंकि दो चिकित्सक, दो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो हमें सुन रहे हो वो अपनी स्वास्थ्य की चिंताओं को, स्वास्थ्य की जानकारियों को अगर हासिल करना चाहें तो वो हमारे इस लाइव डिबेट में अपने प्रश्न दे सकते हैं। उन वंदना जी और डॉक्टर रंजीता जी अपने अपने निपुणता है उनको, उनके हिसाब से या एक जनरल राय देने का वो प्रयास करेंगी। स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग रहते हैं आमजन, ये एक जनपक्ष की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए प्रश्न है। लेकिन सबसे पहले, चूंकि आमजन कितने सतर्क रहते हैं, हमने इसकी बात की है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले एक सामाजिक, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता हेमा सिंह जी, आप हमें बताइए कि हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, जब तक हम लोग डॉक्टर्स की इस पर ओपिनियन ने, तब तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप पर आप इस विषय की भूमिका बनाते हुए बताइए कि आप क्या महसूस करती हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति कितना अवेयरनेस, कितने जागरूक लोग हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो हमारी दो बहनें आई हुई हैं, वंदना अवस्थी जी और ये रंजीता आनंद, ये अपनी कुछ राय देंगी। और मैं आपको स्वास्थ्य के प्रति बता दूं कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी, चाहे वो कोई भी वर्क कर रहे हो, चाहे घर का हो या फिर बाहर का हो या किसी चीज क्षेत्र में भी हो, आपको अंदर से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना विशेष ध्यान दीजिए। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम आपको हो, चाहे अंदरूनी हो, चाहे बाहर हो, चाहे हल्का फीवर हो या खांसी हो या कुछ भी आपको जुकाम हो, उसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हम नहीं अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो हम कोई भी कार्य भली भांति नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है अपने आप को स्वस्थ रखना। जी जी जी, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर कैसे आमजन, पहले हम समझेंगे। जी, आप बताइए कि आपके नजरिए में क्या जो कॉमन पीपुल है, आमजन है, वो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं? और अगर सजग नहीं रहते हैं या रहते हैं तो उनको अपने अवेयरनेस के लेवल को कितना बढ़ाना चाहिए? जी रंजीता जी। जी, सबसे पहले मेरा इस ग्रुप में सभी महिला साथी को मेरा सादर नमस्कार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए जी। हाँ, सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, जितनी भी मेरी महिला साथी हैं सबको मेरा नमस्कार और आपको भी। जी, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस जो है सर, बहुत ही लोगों में अब जो है बहुत जागरूकता बढ़ गई है। जब से कोरोना काल का शुरू हुआ है समय, तब से लोग थोड़ा अवेयरनेस रहने लगे हैं। और जो लोग नहीं अवेयर रहते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि वो नियमित रूप से जो है डेली एक्सरसाइज करें और जो है पानी पिए, 2 से 3 लीटर तक पानी पिए और मेडिटेशन करें। इससे जो है इससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जी जी, चलिए, ये आपने जो जानकारी दी, और यही प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न हम, वंदना जी, आपके लिए भी है। ये
कि कैसे आपके नजरिए में आमजन कितने सजग रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, और उनको और सजगता के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा कहना यही है कि आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली डॉक्टर हम खुद अपने हैं, ना कि हम दूसरों को। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इससे बेटर है अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर खुद अपने आप से करें तो शायद वो प्रॉब्लम ना आए। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं देखती हूँ, आए दिन यही देखती हूँ कि पेशेंट जब अपनी हालत सीरियस कर लेता है, जब उसका केस बिगड़ने लगता है, तभी वो मेडिकल कॉलेज आता है, नहीं तो वो डॉक्टर से भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझता है। वो होम ट्रीटमेंट अपने आप से करना शुरू कर देता है। इट्स गुड, आई एग्री कि हमारी भारतीय सभ्यता इतनी सशक्त है कि उसमें आयुर्वेदा एक अपने आप में काफी मजबूत पद्धति है, जिसके थ्रू हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी दादी नानी है, उनके नुस्खे भी काफी काम आते हैं। तो हमें सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर अपने घर में शुरू करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उस चीज के लिए लोगों को जागरूक करें, जिसमें कि खान पान, जिसको हम बोलते हैं एलएसएम, हम लोग आजकल बोलते हैं यही कि एलएसएम एक कैप्सूल है, वो लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप लोग अपने जीवन में उतारे। एलएसएम का मतलब ये है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो कि हमारी सभ्यता रही है, उसी को हम चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम काफी हद तक आने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। जी जी, बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अभी हम पिछले दिनों खान पान विशेषज्ञ से ही डॉक्टर वरुणा सिंह से हमने बात किया था, उन्होंने लंबी चौड़ी पूरी जानकारियां दी, लेकिन अंत में उनका भी कहना था, और हम भी, रंजना जी आप हैं, रंजना जी हैं, या कोई भी डॉक्टर है, वरुणा जी का ये कहना था कि हम सोशल प्लेटफॉर्म पर या हम किसी कैंप में सामूहिक रूप से कोई जानकारी देते हैं तो वो एक सो जानकारी रहती है, लेकिन हर जो पेशेंट है या हर व्यक्ति है उसको निजी तौर पर डॉक्टर्स के पास जरूर सलाह 5-5, 6-6 महीने पर लेनी चाहिए। ऐसे ही एक डेंटल डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी थी, डॉक्टर गुंजन, उन्होंने भी यही कहा। तो जनपक्ष की टीम एक अपने माध्यम से एक विनम्र निवेदन करती है व्यक्तियों से भी, परिवार के जुड़े लोगों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि आप लोगों के मन में, लोगों को ये इस स्वास्थ्य के प्रति ये जागरूक करिए कि आप अपने जीवन को अगर अच्छे से चलाना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो धरती के देवता कहे जाते हैं, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य के चिकित्सक, डॉक्टर्स, उनसे जरूर मिलिए। आप उनसे जरूर उनके क्लिनिक में, सरकारी अस्पताल में या निजी तौर पर जाते हैं तो जाएंगे। इसी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मेरी जानकारी में है कि आप लोग मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स के माध्यम से भी। तो उन कैंप्स में मेरा एक अनुरोध रहेगा हेमा जी कि आप एक अवेयरनेस का प्रोग्राम, जैसे तमाम डॉक्टर्स हमारे जनपक्ष में कह रहे हैं कि लोग उतना डॉक्टर से तुरंत रिलेट नहीं होते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं, तो वो एक उनको सीख दीजिए कि नहीं, आपको नियमित डॉक्टर्स के पास जाना है। और हम आपसे दूसरा प्रश्न जो प्रश्न हमारे जनपक्ष की टीम का है, आप चिकित्सकों का सामाजिक सरोकार, जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अभी उनकी ड्यूटी पर हम इन 2 प्रश्नों के बाद बात करेंगे, ड्यूटी पर और उनकी जॉब से रिलेटेड, लेकिन उनका सोशल जो कनेक्टिविटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप कितना, आपको डॉक्टर्स का सहयोग मिला? जी नहीं, हमारे कार्य में डॉक्टर जितने भी हमारे से जुड़े हैं, सबने अपना संपूर्ण पूरा योगदान दिया। जब भी जरूरत हुई या भी कभी पर्सनली कोई भी जरूरत हो, चाहे उनकी हो चाहे मेरी खुद की हो, जो भी मैंने मतलब इंक्वायरी या कुछ भी मांगा, इन लोगों ने फटाफट मुझे मतलब सलाह दिया। और मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो,
जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है और सही से स्टडी नहीं करता, आप टीचर पे बोलते हो, उनको भी कार्रवाई करते हो, उसी तरह आप पे अपनी बॉडी, अपनी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप डॉक्टर पास जाए, ये सलाह मैं जरूर दूंगी। क्योंकि नहीं जाएंगे तो आप अपनी खुद से इलाज जिसकी जरूरत ना हो, आप अननेसेसरी दवा खा लोगे तो वो आपके लिए घातक होगा। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप इनके बिना सलाह के, डॉक्टर के बिना सलाह कोई भी अपने से कोई कदम आगे ना बढ़ाए। कभी कभी मैंने सुना है और देखा भी है कि टीवी पे योगा आते रहते हैं, तो कितने लोगों ने योगा भी किया बट उनका साइड इफेक्ट भी हुआ, लोगों की नसें दब जाती हैं, जिससे उनको आजीवन चलना उठना बैठना प्रॉब्लम, हर चीज का उनको शिकार होना पड़ता है और वो अपने आप से खिलवाड़ करने लगते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी बिना डॉक्टर के परमिशन से आप कोई भी ऐसे कदम न उठाए जो आपके लिए भारी हो जाए और पूरी फैमिली के लिए। ये सबके लिए जरूरी है कि आप लोग बिना राय मशवरा को कुछ भी कदम आगे। जी बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी परिवार के हर व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति की खुद तो होती ही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वंदना जी, आप लोगों का सामाजिक सरोकार हम समझना चाहते हैं। जहां तक कि मैंने व्यक्तिगत महसूस किया है, तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में हम लोगों के पास प्रेस रिलीज आती है कि उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया। जब बाढ़ आती है, मेरा घर बाराबंकी में है तो यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जब बाढ़ आती थी और बाढ़ के कैंप लगते थे तब भी चिकित्सकों का दल जो है मेडिकल कॉलेज से, लोहिया से या तमाम बाराबंकी के भी चिकित्सक जाते थे। आप लोगों का सामाजिक सरोकार और आपकी जो मेडिकल ड्यूटी है, कैसे आप अपना ये दो काम, मुझे लगता है दोनों काम, मेडिकल की ड्यूटी ही अपने आप में बहुत थकाने वाली होती है, दूसरे दिन आपको ड्यूटी करनी होती है। जब तक एक डॉक्टर फुल एनर्जी के साथ अपने पेशेंट को नहीं देखता है तब तक वो अपना 100% नहीं दे पाता है। तो सामाजिक आपका सरोकार, आप सामाजिक सरोकार से कैसे जुड़ती हैं, ये समझना चाहते हैं। सर, जिस समय हम मेडिकल लाइन में आते हैं, सबसे पहली ओथ ही हम यही लेते हैं, जैसे कि हम शपथ लेते हैं कि हम समाज के लिए समर्पित होंगे। और टिल वन डे से, जब से हम ये ओथ लेते हैं, हम उसी चीज में तन मन से लग जाते हैं। और जब भी कहीं कोई जरूरत होती है, पूरी मेडिकल टीम लेवल होती है और वो जाती है, लोगों की मदद करती है, चिकित्सा सुविधाएं देती है, जितनी उससे हो सकती है वो उसके लिए तत्पर रहती है। इसी तरीके से जब हम मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे होते हैं, तो उस समय भी जिस समय हमें अपनी ड्यूटी होती है तो हम मेरा पूरा कंसंट्रेशन रहता है कि नहीं, हम अपनी ड्यूटीज को 100% दें। उस समय फिर माइंड डाइवर्ट नहीं करते हैं, ना ही फैमिली की चिंता करते हैं, ना ही फिर हम ये चिंता करते हैं कि नहीं घर में क्या हो रहा होगा और बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या हो रहा होगा। उस समय प्रायोरिटी यही होती है कि अगर हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज में पेशेंट्स के साथ जस्टिफाई करें, और बाहर जिस समय हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं या समाज को अपना योगदान देते हैं जाकर के, तो वहां पे हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को हम जागरूक करें कि वो किस तरीके से अपना इलाज, जब कुछ हमारी बीमारियां हैं उनका इलाज वो खुद से ना करें, लोगों के कहने पे ना जाएं। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बेसिकली लोग करते क्या है कि वो कहा सुनी बातों में बहुत आते हैं। उनका ये कहना होता है कि नहीं, अगर एक बार डायबिटीज का इलाज कर लिया तो फिर जिंदगी भर चलेगा। ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज आपको किसी कॉज की वजह से हो रही है, और अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपके सारे सिम्टम्स, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। और जब सारे खराब हो जाएंगे तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। और कोशिश ये करें, अगर एक बार इलाज आप शुरू करते हो तो डॉक्टर के कहने पर उसको फॉलो करें, और टाइम टू टाइम, एवरी 3rd मंथ पे टाइम टू टाइम उसका फॉलो डॉक्टर के साथ जरूर करें। जी, बहुत ये देखिए, ये जो आप लोगों की जानकारी है, इन्हीं जानकारियों को हम पहुंचाने का एक लघु प्रयास, एक छोटा सा, एक लिटिल कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी में आप लोगों के माध्यम से जनपक्ष की टीम दे रही है। क्योंकि कोविड-19 का जो संकट काल आया, डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर रंजीता जी, आज आप हमारे शो में, इस डिबेट में, इस विमर्श में, शो में पहली बार है। हेमा जी लगातार
इस हेमा जी तो इस जनपथ की टीम का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है जनपथ के भी इस कार्यक्रम को लगातार चलाने में रहा है। रंजीता जी, हम यही सवाल जो वंदना जी से हम लोगों ने किया और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चिकित्सकों का सामाजिक सरोकार होता है क्या है। जैसे अभी डायबिटीज को लेकर के एक स्पेसिफिक भी बताया उन्होंने कि कैसे उसकी बीमारी पर एक भ्रांति है। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपकी मुझे लगता है कि अब जो कोविड-19 का एक पीरियड आया है, रेगुलर भी कोविड-19 के इस पीरियड में आपकी सलाह की, आपके मार्गदर्शन की लोगों को बहुत जरूरत है। वैसे इंटरनेट के रेगुलर यूज के कारण, हमारे डेली उठने बैठने की गलत तरीकों के कारण आप लोगों की वैसे ही मांग है, लेकिन कोविड-19 में और भी, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप पर छोटे छोटे बच्चों को भी काम आना पड़ा। तो पहला आप अपने सामाजिक सरोकार पर, और दूसरा कैसे हम कोविड-19 के संकट काल में अपने को हम बैठे हैं, उठे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो बतौर एक फिजियोथेरेपिस्ट सामान्य एक सुझाव कि आप कैसे अपने को ठीक रखें, आप देंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी सर, सामाजिक सरोकार के नाते ये मैं कहना चाहूंगी कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और लोगों को जो है उठने बैठने का जो तरीका होता है, क्योंकि इस समय मोबाइल का यूज बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा आंखों के लिए दिक्कत कर रहा है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें मोबाइल यूज करना ही पड़ता है और खुद भी और बच्चों को भी देना पड़ता है। तो एक लेवल की डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 90 डिग्री पर रख करके टेबल पर, और उसको दूर से ही सारी चीजों को, क्लास को अटेंड करना है और फिर उस चीज को जो है हमें आगे बढ़ाना है। और जहां तक सामाजिक सरोकार की बात है सर, हम लोग जो है इसके लिए फ्री कैंप लगाते हैं ताकि जो है लोगों की हम मदद कर सकें। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, जैसे कि कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, पैरालिसिस के केस आते हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि बताते हैं कि हमने फला लोगों से जो है मालिश करा लिया, ये करा लिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सही जगह पे जा करके उसको दिखाइए और गोली मत खाइए। दर्द की दवा आप जब भी लेंगे तो दर्द की दवा जो होती है वो प्रॉब्लम को रोक तो देती है, लेकिन उसको जड़ जो होता है वहां से खत्म नहीं होता। तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उसको दिखाइए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। सही डायग्नोसिस होगी तो सही ट्रीटमेंट होगा। इसलिए जो है आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उसको जरूर से दिखाएं कि प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो उस पे फिर उस पर काम भी हम उस पे कर सकते हैं और सही सही दिशा में फिर काम होता है। बिल्कुल। ये देखिए, बार बार ये सलाह ही आती है कि दर्द होने पर प्राइमरी तो आप कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए और आपको डॉक्टर से जाकर के, और वो भी उचित डॉक्टर से जाकर के आपको सलाह लेनी चाहिए। हम वंदा जी आपके पास फिर आते हैं। आपने बातचीत में आयुर्वेद का जिक्र किया था, दादी नानी के नुस्खों का जिक्र किया था जो हमारे घरेलू उपचार में है, और कोविड-19 ने मुझे लगता है ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारी पहले की खान पान की शैली थी, काढ़ा, देखिए काढ़ा हमारे कोविड-19 के बचाव के लिए सबसे एक रक्षा कवच के रूप में आया WHO तक, और सारे स्वास्थ्य निर्देशों में उसका उल्लेख हुआ। तो जो भी है, जैसे अभी डॉक्टर रंजना जी ने बताया कि दर्द होने पर आप मालिश बिल्कुल मत करिए, लेकिन क्या घर में, अभी हम रंजना जी से भी इस चीज को समझेंगे कि हम कोई पीड़ा होती है, कुछ होता है, तो प्राइमरी जो है, बिना प्राइमरी इलाज क्या समझ में आया। जैसे अब मैं आपको एक, जैसे पीठ दर्द करने लगे या कंधे का दर्द हो या पेट में कुछ खाना का मालूम है आदमी व्यक्ति को कि हमने खाना ज्यादा खाया और हमें होने लगा, तो वो मेडिसिन ना लेकर के कोई ऐसा उपाय है, दादी नानी का नुस्खा जो वो आजमाए और उसको रिलीफ मिले, फिर वो डॉक्टर के पास जरूर जाए। जी
सर, दादी नानी के नुस्खे जो हैं वो बहुत हैं। और जैसा कि आपने बोला कि अगर उसको पेट दर्द हो रहा है या उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या उसको किसी तरीके की कोई पीड़ा हो रही है, तो वो प्राइमरी प्रिकॉशन घर में क्या ले सकता है, जो हमारे पुराने जो हमारी दादी नानी ने बताए हैं जो नुस्खे, उनको किस तरीके से हम अपनी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो अगर हमें इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही तो नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि हींग फाक लो, काला नमक ले लो, बुकनू फाक लो। तो इन सब चीजों से ये है कि नहीं, हमारा जो इंडाइजेशन की दिक्कत है या गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है वो काफी हद तक दूर होती है। इसके बावजूद अगर दिक्कत बनी हुई है, देन वी विल गो फॉर डॉक्टर्स। प्राइमरी केयर में हम यही कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी तरीके का पेन है, पेन में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि नहीं, पेन किस जगह पे एसोसिएटेड पेन है, किस जगह पे पेन है। अगर पेन किसी जगह पे लोकलाइज हो गया है, हम स्टार्टिंग तो कोशिश करेंगे कि नहीं, हम स्टार्टिंग करेंगे कि नहीं, घर पे ही हम एक बार उसको मूव है या फिर जो तेल बनाया जाता है इसका अजवाइन और लहसुन का और सरसों का तेल बनाते हैं और हम लोग लगाते हैं कि थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो पेन लोकलाइज बना हुआ है, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट अपनी तरफ से मत करें, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। और जैसे कि रंजना जी ने बोला कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले फर्स्टली आप डॉक्टर के पास जाइए, जैसा डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, एडवाइस करता है, वैसा आप करिए, अपने आप से कुछ मत करिए। हमने कम से कम कुछ नहीं हुआ तो 300 पेशेंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट पे हमने काम कराया है। उसमें जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट चला है उसके साथ साथ योगा जैसी पद्धति दी है, और पाया ये कि जिन पेशेंट्स को हमने योगा दिया उनमें इंप्रूवमेंट एज कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट हम दे रहे थे उससे बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा हुआ। और ये पेपर हमने इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश किया, इस पे कई अवार्ड भी हमको मिल चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले हम जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, हम उसकी हिस्ट्री जाने क्या है, फिर उसको कोशिश करें कि नहीं एक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जो LSM कैप्सूल हमने आपको बताया है उसके ऊपर लेकर के जाएं। और कोविड के पीरियड ने भी हमको यही सिखाया है कि हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है। हमारे कल्चर में हाथ धोना, बाहर से आप आते हो, बाहर से आप बिना पैर धोए या बिना नहाए आप किचन के अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो वायरसेस अंदर चले जाएंगे जिसकी वजह से हर चीज इन्फेक्टेड होगी, आप भी इन्फेक्टेड होगे। तो कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, प्लस वो भी पॉजिटिव चीजें सिखाई हैं। उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया है, तो हमें इसको पॉजिटिव रहते हुए अपने इम्यून सिस्टम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही तो वायरसेस है, कोई वायरस हमारा कुछ कर नहीं सकता। और वायरस अगर हमारी बॉडी में नहीं आएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। और बिल्कुल और इम्यून सिस्टम पर प्रतिरोधक क्षमता की जब भी जिक्र आता है तो देश के प्रधानमंत्री तक जी ने भी कहा कि जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए आपको दो काम मेरी समझ से जो अब तक समझ में आया वो जरूरी है, जिस पर बतौर डॉक्टर साहब और रंजना जी की भी उस पर मैं चाहूंगा कि उसको अगर मैं कहीं पर करेक्ट नहीं हूं तो उसको करेक्ट करिएगा। एक तो हर व्यक्ति को अपने सेहत का, खान पान, उठने बैठने का समय और तरीका निर्धारित करना होगा, सही तरीका, सही खान पान। दूसरा, आपकी शारीरिक कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं रहते हैं उन्हीं के लिए जिम और योगा वगैरह आता है। जो मेहनत कश लोग हैं, खेतीहर लोग हैं, किसान, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, या शहर में भी जो लोग रहते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया माना गया। ऐसा मेरा और मेरे जानने वाले लोगों का एक मन बना है। लेकिन इस पर डॉक्टर वंदना जी हम चाहेंगे, रंजना जी आपकी हम सलाह लें, मार्गदर्शन लें। जी वंदना जी।
मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। आपने पहले तो जो बोला, जो फर्स्ट आपने सजेशन दिया, इट्स गुड, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जो दूसरा सजेशन आपने दिया कि हमें अपने योगा और फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर खाली उन लोगों को नहीं ध्यान देना चाहिए जो गांव में, जो शहर में रह रहे हैं, या फिर जिनको जरूरत है वही जिम और योगा करें। नहीं, जिनको जरूरत हो चाहे ना हो, बिकॉज क्योंकि हम, रीजन क्या है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। अगर हम योगा करते हैं, देखिए हम इसके लिए तो बिल्कुल भी कभी अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप वहां पे जाओ, जिम जाओ, किसी भी तरीके की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करो। हम लोग हमेशा आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के लिए प्रमोट करते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस धीरे धीरे हमारी बॉडी को स्ट्रांग करती हैं, इंटरनली स्ट्रांग करती हैं, और इसमें योगा है, फिजियोथेरेपी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर इंसान को अपनी लाइफ में योगा अपनी लाइफ में उतार लेना चाहिए, क्योंकि योगा पद्धति कोई मेडिकल पद्धति नहीं है, कोई मेडिकल पद्धति नहीं है, कोई किसी देश नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति है। हमें अपने जीवन में इसको, जैसे डे टू डे हम सुबह उठते हैं, अपनी बाकी क्रियाएं करते हैं, उस तरीके से इसको अपनी जीवन शैली में हमें उतारना है। जी जी जी, बहुत। अब इसी पर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का, रंजना जी का भी वक्तव्य आए, और आप बताइए हमें। आप रंजना जी, मेरे कहने का सेंस वंदना जी ये था कि गांव के लोग ज्यादातर चलते फिरते रहते हैं, साइकिल चलाते हैं, एक्टिविटीज रहते हैं, बनिस्बत शहर के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें फिजिकल कम हो जाता है। तो गांव के लोग कुछ उनकी एक्सरसाइज, मतलब कम से कम 20-25 मिनट तो पैदल गांव का एक सामान्य आदमी चल ही लेता है, और शहर में 20-22 मिनट के चलने के लिए मेडिकल एडवाइस दी जाती है। कई ऐप भी आए कोविड-19 में कि आप इतने स्टेप कम से कम चलिए। तो इसलिए मैंने कहा कि शहर के लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो हर जरूरतमंद को देना चाहिए, सबको देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही किया। इसीलिए जो एक पत्रकार हुआ या सोशल एक्टिव हुआ, उसकी राय से बेहतर राय डॉक्टर्स की होती है। आपने हमारी बातों को समझ करके उसमें जो संशोधन किया, उसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि बात पूरी सही और मेडिकल के हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए। हमारी जो जानकारी है वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन वो मेडिकल के हिसाब से भी बिल्कुल 100% फिट होनी चाहिए। इसलिए जनपद में हम आप लोगों से बात करते हैं। जी रंजना जी, बस वही जानना चाहते हैं कि कैसे और कितना हम अपने को फिट रखें, कैसे रखें। जो बातें वंदना जी से हुई, कैसे कैसे हम अपने को दुरुस्त रखें। जी जी, मैं डॉक्टर वंदना जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज जो होता है शहर के लोगों को ज्यादा करनी चाहिए या गांव के लोग वैसे ही फिट होते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है। सबको एक्सरसाइज की जरूरत है। हम अपनी बॉडी को फिट रखना है, चाहे जैसे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, है ना, प्रॉपर साइकिलिंग करनी चाहिए। जो लोग साइकिल चला सकते हैं वो लोग साइकिलिंग करें, इससे हमारी बॉडी फिट रह सकती है। और खास करके महिलाएं हमेशा जो है एक कार्य में हमेशा करती रहती हैं, उनके लिए खुद के लिए अपने लिए समय नहीं निकलता है कि वो खुद के लिए भी कुछ करें, और उनका दर्द अपने में ही बना रहता है, जो शायद वो सबसे लास्ट में आता है। सारे काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ, हमें कहीं दर्द भी हो रहा है। इसलिए खास करके मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने लिए समय जरूर निकालें और 1 घंटा प्रॉपर अपने शरीर को दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटे का 1 घंटा यदि हम अपने आप को देते हैं तो वो हमारे 23 घंटे को एनर्जेटिक बना देता है। तो इसलिए मैं सारी महिलाओं से और सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने लिए आप लोग 1 घंटा जरूर निकालें और अपने शरीर पर काम करें। जी देखिए हेमा जी, आपने हमारी कुछ जो मुझे कहना था, कहने के साथ साथ वो कहना मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं ये चाहता था कि
जितना हम लोगों ने पढ़ा या किसी से समझा, उसको हम जो उसमें कमी रह गई हो या जो उसमें कुछ गलत हो, उसको हम संशोधित करा लें अपने साथ मौजूद डॉक्टर से। लेकिन अभी हेमा जी हम आपके पास आएंगे इन्हीं सवालों को लेकर कि कैसे डॉक्टर्स की, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जैसे कि आपने पहले कहा था कि मालिश नहीं करनी चाहिए बॉडी में, कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो मालिश नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आम धारणा है कि मालिश मतलब अगर दर्द हो रहा है तो मालिश कर दो, बच्चों से लेके बड़ों तक भी, खुद हमारे साथ भी कभी अगर कमर में या पैर में कहीं दर्द होती है तो हम लोग लेट जाते हैं, कहते हैं गरम तेल और उसमें कुछ अजवाइन वगैरह डाल करके या ऐसे उसको हल्के हाथ से मालिश कर दो। हाँ, ज्यादा मालिश तो नहीं कराते हैं, लेकिन मालिश हम लोग जरूर करा लेते हैं। और अगर और साथ साथ एक चीज और हम लोगों ने व्यवहार में लाया है, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लेते हैं। तो ये मेडिकल के नजरिए से हम ये जो करते हैं, ये थोड़ी देर मतलब एक प्राइमरी के रूप में तो मैं करता हूं कि थोड़ा सा इससे रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, अगर मिलता है तो कंटिन्यूअस रखते हैं, नहीं फिर फोन से या किसी से डॉक्टर से ही सलाह लेते हैं। तो क्या हम इतना भी हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, यदि हम कहीं बाहर से टहल करके आते हैं, घूम करके आते हैं, हमने बहुत सारा काम कर लिया तो हमें एक थकान सी हो जाती है, फिर लगता है हाँ कि थोड़ी मालिश हो जाती है तो हमें आराम मिल जाता है। वो एक अलग चीज है कि थोड़ी देर के लिए हमने हाथ पैर दबवा लिए या मालिश करा लिया तो वो हमें तुरंत के लिए इंस्टेंट आराम मिल जाता है। लेकिन प्रॉपर यदि प्रॉब्लम है, यदि हमारे कमर में दर्द बना हुआ है, हमारे घुटने में प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उस समय आप क्या करेंगे? कितनी मालिश करवाएंगे? तो ये मालिश करने से इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी कि हम उस पर क्या कर सकते हैं। मालिश करने से हमारी प्रॉब्लम जो होती है, क्षणिक जो होती है, वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो चीज लंबे समय तक बनी रहे, यदि हमारे दर्द बना रहेगा, फिर हम उस पर क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप प्रॉपर फिर डॉक्टर के पास जाइए, उसका कॉज पता करिए, किन कारणों से हो रहा है। हो सकता है कि हमें जो है पैरों में, कमर में दर्द हो, जिसका दर्द हमें पैरों तक आ रहा हो सकता है हमारी जो है सियाटिक नर्व जो है कहीं दब रही हो, जिसकी वजह से हमें ये पेन आ रहा है। कई कारण हो सकते हैं, तो इसलिए प्रॉपर उसका चेकअप कराएं, फिर उस पर काम करें तो उस पर फायदा होता है। दूसरी बात सर कि जैसे आपने कहा गर्म बोतल की सेक लेना, तो ये सर ये एक अच्छी चीज है। यदि हमें जो है बहुत पेन होता है तो हमें गर्म पानी की सेक ले लेना चाहिए, क्योंकि पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हॉट पैक से जरूर जो है घर में सिकाई करें, इससे दर्द में जरूर आराम मिलता है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोगों की दी हुई जानकारियां जो है हमारे व्यक्तिगत, मुझे, मेरे परिवार और सारे लोगों को, जो लोग भी सुनेंगे उनके कहीं ना कहीं काम आएगी। अब हेमा जी, डॉक्टर्स ने अपनी सलाह दिया, हमारी जो बात थी, हमारी जो जानकारी थी उसको समृद्ध किया, और तो इसको कैसे, अब इसको वंदना जी की बात को और रंजा जी की बात को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हम अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, कैसे फैलाएं, और कोविड-19 का संकट काल खत्म हो तो कैसे आप अपना अनुभूति हुआ, महिला संगठन हुआ, कैसे लोगों के बीच में हम ज्यादा से ज्यादा ये अवेयरनेस फैलाएंगे। पूरी है स्वास्थ्य के सेहत के बारे में बात करना और डॉक्टर्स के पास नियमित जाना, ये बहुत जरूरी है। तो इस ये अवेयरनेस की आपको डॉक्टर्स के से नियमित संपर्क में रहना है, इसको कैसे हम लोग फैला सकते हैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता? इसको विचार करिए, इसको सोचिए और बताइए। मैं यही कहूंगी कि जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बातें, जैसे हमारा, हम सब लोग महिला संगठन का है, उसमें अपनी अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो डॉक्टर की हो या खुद की हो या किसी को जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, एक मैसेज कर देते हैं। तो हमारे सारे ग्रुप में हर तरह की बहनें हैं,
चाहे वो जिस भी अपने डॉक्टर है, तो कोई अगर कोई किसी की प्रॉब्लम होती है, अगर वो प्रॉब्लम डालता है उसमें, तो उसको लोग साझा करते हैं। कोई अपना साझा, कोई अपनी बातें बताता है, कोई डॉक्टर खुद उसमें से निकल के आते हैं, या जिसको जो नहीं पता रहता वो डॉक्टर का नाम देते हैं, जिससे एक दूसरे के बारे में पता चलता है। सर इसमें एक ये होता है कि अगर हम अपने आप को फिट नहीं रखें, हम ये रंजिता ने भी एक बात कही जो मैं सबसे आज से नहीं कितने सालों से कहते आ रही हूँ, कि सिर्फ महिलाएं 1 घंटा अपने लिए निकाले, और मैं कहती हूँ नेचुरल चीजों को ज्यादा आप वो करिए, योगा करिए, फिट रहिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, और घर में आप जितने भी वर्क करते हैं उनको करने के बाद 1 घंटा आप मतलब ऐसा कुछ करिए जिससे आप खुशी मिलती हो। मेंटल भी होता है, जैसे आप दिमाग से कोई चीज ज्यादा कर लो, कभी कभी खुशी भी बहुत जरूरी होता है। ये सारे इलाज का एक इलाज ये भी महिलाएं ज्यादातर होती है जो हम दूसरों के लिए सोचती हैं, अपने लिए बहुत कम, कहिए तो सोचती ही नहीं है। जब 4 दोस्तों को देखती है, 4 महिलाओं को देखती हैं, तो उनको लगता है मेरे को भी करना चाहिए। करना नहीं चाहिए, करिए आप लोग। जब तक आप करोगे नहीं, जागरूक होगे नहीं, अपने लिए आप कुछ नहीं सोच सकते हो। हम और आप बस केवल बोल सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद को पड़ेगा। चाहे वो जिंदगी की हो, चाहे पर्सनली हो, कोई भी जंग हो, आपको लड़ना खुद पड़ेगा। अभी सर मेरे संगठन में कई कितनी की प्रॉब्लम आती है, बहनें मुझे कॉल से या मुझसे मीटिंग करती, मिलने आती हैं, अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, घरेलू प्रॉब्लम बताती हैं, अपने हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम बताती है। बट यही कहती हूँ, हम एक सपोर्ट दे सकते हैं, एक पावर दे सकते हैं, लेकिन लड़ना, बोलना और आपको अपने लिए जीना, ये खुद को करना पड़ेगा। ना आपके हम आ जाते सामने, ना आपके फैमिली, हस्बैंड, बच्चे कोई है, आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र में हो, आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। इसलिए बार बार कह, हम लोग हिम्मत दे सकते हैं, एक पावर दे सकते हैं, कि ताकि आपकी विल पावर जो खत्म हो गई वो आपको जागरूक हो, आप अपने लिए कुछ सोचो। इसके मतलब ये नहीं कि आप घुट घुट के आप मर जाओ और अपने लिए कुछ सोचो ही नहीं। बस हम लोग का मुहिम यही है कि हम लोग बस सारी जो महिलाएं नहीं, हैं जो उत्पीड़न, जी बस। हेमा जी, आज के समय में अपना समय निकाल करके कोई परेशान है, कोई दुखियारा है, उसको हिम्मत और ढाढ़स बंधाना भी बहुत अच्छा काम है। और जब आप किसी का सहारा बनती हैं, किसी को ढाढ़स देती हैं, किसी को कोई अच्छी सलाह देती हैं, तो वो उसके अंदर बहुत ऊर्जा आती है। आपने एक चीज बताया कि अपने लिए समय निकालना चाहिए, आप सबसे कहती हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि अपने हम आएंगे आपसे डॉक्टर रंजीता जी। अभी हेमा जी ने कहा कि अपने लिए समय सबको निकालना चाहिए। आपके हमने डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है और आपकी सामाजिक सरोकार को समझा, सब समझा। आप अपने लिए, हेमा जी ने जैसे कहा, आप डॉक्टर्स और आप अपने लिए पर्सनल, अपने लिए आप समय कितना कैसे निकालती हैं, और अब जब आप तनाव में होती हैं या आप बोझिल होती हैं, तो आप कौन सा ऐसा काम या आपको क्या अच्छा लगता है कि आप रिलैक्स फील करती हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं रॉक स्टार डांस एकेडमी जो है, एक डांस के माध्यम से मैं जुड़ी, और वहां जुड़ने के बाद मैं हेमा मैम से जुड़ी, और फिर उनसे जुड़ने के बाद मैं संगठन से परिचित हुई, और खुद मुझे मैम के कार्य इतना अच्छा लगा कि मैं उनसे प्रेरित होकर के उनकी सदस्यता भी, संगठन की सदस्यता भी ग्रहण की। और मैं अपनी जो है जो मेरा 1 घंटा जो है मैं कैसे निकालती हूँ, मैं जो है मैम के पास जाती हूँ, वहां पे डांस सीखती हूँ और उनके साथ रहती हूँ। अपनी जो भी स्ट्रेस होता है डांस के थ्रू मेरा जो है कम हो जाता है, और वहां जाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वहां मेरा अपना एक एक्सपोजर होता है, उनके साथ तब समय स्पेंड करना, और भी लोग हैं जिनके साथ समय स्पेंड करना, अपने घर की कोई भी छोटी मोटी बात हो उसको शेयर करना, उससे बहुत ही मतलब मन बहुत हल्का होता है, बहुत अच्छा मिलता है और खुशी भी मिलती है। तो इससे क्या होता है कि यदि मैं खुश रहती हूँ तो मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरे घर परिवार, मेरा बच्चे और मेरे जो भी लोग हैं वो भी खुश रहते हैं, और एक अच्छा आउटपुट मैं लोगों को दे पाती हूँ।
तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी स्नेहलता मैम को कि उन्होंने जो है इतना अच्छा कार्य किया है डांस एकेडमी भी और महिला संगठन के लिए जो भी काम कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी बात को हम वंदना जी आपसे समझना चाहते हैं, अपने लिए कैसे आप समय निकालती हैं, और जब आप तनाव में, हर व्यक्ति कभी ना कभी काम के बोझ से तनाव में आता है, तो आप क्या करती हैं कि आप रिलैक्स फील करती हैं? क्योंकि हो सकता है कि आप जो करती हो वो उससे किसी को, वो भी एक थेरेपी है। अगर आप मेंटल आपका थकान है और वो आपकी दूर होती है, तो कैसे दूर होती है वो आप अगर साझा करेंगी तो हो सकता है किसी के काम आ जाए। जी वंदना जी। इसमें हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन आपके पास खुद है। और अगर हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, जनरली हर इंसान किसी ना किसी वजह से दबाव में होता है, और जब पर्सनली मैं होती हूँ तो मैं उस समय बुक्स को पढ़ना पसंद करती हूँ और अपनी स्ट्रेस कम करती हूँ। दैट्स इट। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं लिटरली भूल जाती हूँ कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस भी है। बुक्स आर माय गुड फ्रेंड्स। किताबें तो हमेशा वंदना जी अच्छी दोस्त कही गई हैं। और अब हम अपने विमर्श के बिल्कुल आज के विमर्श के आखिरी पड़ाव में हैं, और हम अपने विमर्श में आखिर में ये चाहते हैं कि आपने हमारी बहुत सुनी, हमारे बहुत प्रश्नों का उत्तर दिया। हम आप अपने विमर्श में ये आपसे कहते हैं कि आपको जो कहना हो जनपक्ष की टीम से, या समाज को आपको कोई संदेश देना है, तो आप वो दीजिए और हम उसको समझें, हम उसको आगे पालन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सोचें और करें। जी डॉक्टर साहब। समाज को मेरा संदेश यही है, थिंक पॉजिटिव देन बी पॉजिटिव, यानी कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक राह पकड़ेंगे तो हमेशा सकारात्मक होगा। नकारात्मक सोचेंगे, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा नकारात्मक होगा। इसलिए थिंक पॉजिटिव देन बी पॉजिटिव। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। और आपसे भी रंजीता जी, डॉक्टर रंजीता जी, बस यही, हम अपने विमर्श के आखिरी पड़ाव में हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक संदेश जो है जनपक्ष की टीम को मिले, हमारे दर्शकों को मिले, हमारे साथियों को मिले। आप एक संदेश दीजिए, अपने मन की बात कहिए। जी। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा सोचिए और अच्छा ही होगा। थिंक पॉजिटिव, थिंक बेटर, है ना। और एक महिलाओं के लिए मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहती हूँ कि एक महिला जो होती है वो पूरे परिवार की नींव होती है, वही जो होती है हर चीज की बुनियाद होती है। इसलिए एक महिला का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक महिला का स्वस्थ होगी तो उसकी सोच स्वस्थ होगी, उससे जुड़े हुए परिवार, उसके बच्चे, वो सभी स्वस्थ होंगे। इसलिए महिलाओं के साथ साथ सभी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं वही कहूंगी कि प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, डांस करिए, आपकी जो इच्छा हो उसको करिए और अच्छा ही हो। जी जी, बहुत बढ़िया। अब हेमा जी, हम चाहते हैं कि आपका एक संदेश आ जाए, फिर हम अपने अगले कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, और आपको भी डॉक्टर्स हैं, आप अपना काम करेंगी, कुछ आपके दायित्व हैं हेमा जी, वो करेंगी। तो बस अब एक चाहते हैं कि आज के इस विमर्श में आपका एक संदेश हमें प्राप्त हो। जी सर, मैं यही कहूंगी, अपनी बहनों से भी यही कहूंगी, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम महिलाओं के साथ होती है, वो अपनी बातें दबा ले जाती है, अपनी प्रॉब्लम दबा ले जाती हैं। तो आप प्लीज आगे आओ, अपनी प्रॉब्लम को, हमारे साथ ग्रुप में डॉक्टर भी हैं, सब तरह के लोग हैं, फिजिकली मेंटली, जो भी आपको चाहिए, जैसे भी आपको सलाह चाहिए आपको मिलेगा। बट आप आगे आओ और अपने आप को खुल के जियो, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय। जी, धन्यवाद हेमा जी। डॉक्टर वंदना जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर रंजीता जी आपका धन्यवाद। हम साथ ही साथ हेमा जी आपसे अपील करते हैं, वंदना जी से भी, रंजीता जी से, आज हम लोगों ने एक सामान्य रूप से बातचीत की है, और बतौर फिजियोथेरेपिस्ट और एक फिजिशियन आप जानती हैं
कि बहुत 40 मिनट में हम किसी बात को समझा नहीं सकते हैं। आज हमने एक प्रारंभिक बात की है कि आपके पास लोगों को जाना चाहिए। हम लोगों से अपने विमर्श के आखिर में फिर अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी धरती पर देवता की संज्ञा दी जाती है, वो होते हैं। आप उनसे निरंतर संपर्क, आप जनपक्ष के इस विमर्श में हम तमाम तरह के विमर्श, हम 10 मिनट भी आपसे बात करने को अगर हमें मिल जाएगा, आपका समय मिल जाएगा, तो हम किसी बारे में, जैसे एक केवल बीमारी के बारे में हमें बात करनी है, जैसे थायराइड के बारे में बात करनी है, तो 15 मिनट में आप अपनी बात बता ले जाएंगी हमारे जनपक्ष में, और वो बात हमारे बहुत काम आएगी, क्योंकि हम तमाम ग्रुप्स में, आपकी जो भी ये डिबेट हो रही है, ये तमाम ग्रुपों में, कम से कम 1000 व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक के ग्रुपों में हमारी पूरी टीम शेयर करती है अच्छी जानकारी। तो आप जब भी समय निकालेंगी जनपक्ष के लिए, तो ये आपका एक सामाजिक दायित्व की पूर्ति होगी, सामाजिक सरोकार की पूर्ति होगी। और कोविड-19 का संकट काल जब खत्म होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए जब हमको सरकार कहेगी कि आप जा सकते हैं, तो हम तमाम गांवों में इन आपके द्वारा की हुई जागरूकता और इन डिबेट को हम दिखाएंगे, गांव-गांव में दिखाएंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है। आपकी बातों का उसमें समय लगेगा, वो होगा, लेकिन एक निरंतर हमारी टीम काम करेगी। तो जब भी आपके पास डॉक्टर वंदना जी समय हो, डॉक्टर रंजीता जी समय हो, तो आप सूचित करिएगा स्नेहलता जी को, जनपक्ष की टीम को। हम आपके कीमती समय और आपके बहुमूल्य जो विचार हैं, आपकी मेडिकल की राय है, चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचे। आपका तीनों लोगों का स्त्री शक्ति को प्रतिबिंबित करने वाली हेमा जी, वंदना जी और रंजीता जी, आपका पुनः एक बार धन्यवाद। फिर मिलेंगे जनपक्ष में आपके साथ स्वास्थ्य विमर्श पर बात करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।